नमस्कार, मैं सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूं आप सब लोग का अपने इस यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं BLI 221 की थर्ड बुकलेट का यूनिट नंबर 9, जिसका टाइटल है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स एंड कंसोर्टिया। फ्रेंड्स, हमने यूनिट नंबर 8 में देखा था रिसोर्स शेयरिंग, और रिसोर्स शेयरिंग 21st सेंचुरी लाइब्रेरीज़ के लिए या मॉडर्न लाइब्रेरीज़ के लिए कितना यूज़फुल टूल बन के आ सकता है, इसके बारे में हमने समझा था। यूनिट नंबर 9 में फ्रेंड्स हम लोग देखने वाले हैं लाइब्रेरी के नेटवर्क्स के बारे में। और रिसोर्स शेयरिंग और लाइब्रेरी नेटवर्क्स बहुत ज़्यादा ही इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स हैं अपने आप में, क्योंकि जो रिसोर्स शेयरिंग होती है वो की जाती है या उसको बहुत यूज़फुल टूल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग। अगर लाइब्रेरी आपस में नेटवर्कड रहेंगी यानी कनेक्टेड रहेंगी तो रिसोर्स शेयरिंग जैसी चीज़ों को हम लोग बहुत आसानी से यूज़ कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग यूनिट नंबर 9 में इसी को पढ़ने वाले हैं। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो मेनली हमें इसमें लाइब्रेरी नेटवर्क्स के बारे में पढ़ना है, उनके कितने टाइप्स हैं, उनकी हिस्ट्री क्या थी, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है हमारी लाइब्रेरी नेटवर्किंग करने के, कंपोनेंट्स कौन कौन से चाहिए, और फिर उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 9 अपना। हमारा पहला टॉपिक है 9.2 पेज नंबर 24 लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स। डेफिनेशन के रूप में जाएंगे तो हम जानते हैं, जैसे अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूँ, हम लोग इंटरनेट के बारे में जानते हैं, या मुझे अगर सपोज़ करिए कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने जस्ट गूगल पे जाके कुछ कीवर्ड्स टाइप किए और मुझे मेरे द्वारा टाइप की गई कीवर्ड्स के रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मेरे स्क्रीन पर मुझे अवेलेबल हो जाएंगे। ये चीज़ें कैसे पॉसिबल हो पाई? जस्ट बिकॉज कि मेरा कंप्यूटर या जिस भी डिवाइस से मैं इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहा हूँ और जिस चीज़ के लिए मैं इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहा हूँ वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं या लिंक्ड हैं। जैसे अगर मैंने इन्फॉर्मेशन की गूगल पे कोई टाइप किया तो गूगल का जो सर्वर था वो मेरे कंप्यूटर से लिंक्ड है, चाहे मैं वो वायर मेथड से ले लें, चाहे रेडियो वेव्स या रेडियो सिग्नल्स के माध्यम से ले लें, वो अगर आपस में इंटरलिंक्ड है तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर ये लिंकिंग कहीं से ब्रेक हो जाती है तो मेरे को इंटरनेट एक्सेस नहीं मिल पाएगा, जिससे मेरे को ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स, हमने जो ये इन्फॉर्मेशन शेयरिंग देखी इंटरनेट के माध्यम से, अगर यही चीज़ हम अप्लाई कर दें लाइब्रेरी साइंस में, मतलब लाइब्रेरीज़ को आपस में इंटरकनेक्ट कर दें और लाइब्रेरीज़ का नेटवर्क बना दें, और फिर अगर हम लोग कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहें किसी दूसरे पर्सन के साथ, किसी दूसरे लाइब्रेरियन के साथ, तो ये चीज़ें बहुत ईजिली हेल्पफुल हो सकती है हमारे लिए। तो फ्रेंड्स, लाइब्रेरी नेटवर्क का मतलब क्या हुआ? लाइब्रेरी नेटवर्क की डेफिनेशन देखें तो अगर हम लोग बहुत सारी लाइब्रेरीज़, या मैं कहूँ कि इंडिया की सभी लाइब्रेरीज़, वर्ल्ड की सभी लाइब्रेरीज़, किसी रीजन स्पेसिफिक की सभी लाइब्रेरीज़ को अगर आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो वो बनाता है लाइब्रेरी नेटवर्क। फ्रेंड्स, ये थी हमारी छोटी सी इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क के बारे में। अगर हिस्ट्री पढ़ना चाहें या हिस्ट्री देखें, इसका इवोल्यूशन देखें, तो हम ये बोल सकते हैं या कह सकते हैं जब से इंटरनेट स्टार्ट हुआ होगा तभी से लाइब्रेरी नेटवर्किंग स्टार्ट हुई होगी, क्योंकि लाइब्रेरी नेटवर्किंग का जो पिलर है, जो बेस है, वो क्या है? इंटरनेट। अगर लाइब्रेरीज आपस में कनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, या जब इंटरनेट आया होगा, इंटरनेट के आने के साथ ही लाइब्रेरीज का नेटवर्क बनना स्टार्ट हुआ होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि हिस्ट्री या इवोल्यूशन ऑफ लाइब्रेरी नेटवर्क कब से स्टार्ट हुआ? जब से इंटरनेट का हिस्ट्री स्टार्ट हुआ या इंटरनेट की इवोल्यूशन स्टार्ट हुई। अगर इसका आप टाइम पीरियड देखेंगे तो ये आपको मिलेगा अर्ली 70s में या 70s के डेकेड्स में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, जब इंटरनेट का विस्तार हो रहा है, इंटरनेट फैल रहा है, और उसी समय से हमने कुछ लाइब्रेरी नेटवर्क्स को बनाना स्टार्ट कर दिया। हालांकि वो बहुत बेसिक लेवल पे था, बहुत छोटे लेवल पे चीज़ें स्टार्ट हुई थी, लेकिन इसकी जो इवोल्यूशन थी या हिस्ट्री जब उसकी स्टार्ट होती है वो हम लोग को पढ़ने को मिलती है 1970 से। अगर आप उस समय देखेंगे तो हमने कुछ ऐसे US में या अमेरिका में या कुछ डेवलप कंट्रीज़ में जहाँ इंटरनेट एक्सेस हो रहा था, वहाँ पे हमने लाइब्रेरीज़ को एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करना स्टार्ट किया था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा इसका ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव पेज नंबर 25 में है। हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है लाइब्रेरीज़ को बनाने का? सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव है रिसोर्स को शेयर करना। हम लोग ने नेटवर्किंग ही इसलिए की है ताकि हम लोग रिसोर्स को आपस में एक दूसरी लाइब्रेरी के साथ शेयर कर सकें। सेकंड है कंप्यूटराइज करना। लाइब्रेरीज को कंप्यूटराइज करो सो दैट कि मैनुअल वर्क कम हो सके, मशीन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होगा तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स को या ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस यूज़र्स को सेटिस्फाइड कर पाएंगे, उनकी इन्फॉर्मेशन, उनके द्वारा मांगी गई रिसोर्सेज को ज़्यादा ईजिली से हम लोग एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव होगा यूनियन कैटलॉग बनाना। बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं, बहुत सारी बुक्स रहती हैं सभी लाइब्रेरीज़ में, सभी लाइब्रेरीज़ की बुक्स को एक एक करके उनकी कैटलॉगिंग करना। कैटलॉगिंग के बारे में हम लोग अभी आने वाले टॉपिक्स में पढ़ने वाले हैं। तो कैटलॉगिंग एक, मैं यहाँ पे बेसिक बताऊँ तो कैटलॉगिंग एक तरह का टूल है या एक तरह की मैकेनिज्म है जिसमें हम लोग लाइब्रेरीज़ में सभी बुक्स की एंट्री करते हैं। मतलब उसमें कौन कौन से बुक्स में कौन कौन सी बुक्स हैं, टाइटल क्या है, उसके ऑथर क्या हैं, कितने पेजेस हैं, कब लिखी गई थी, हमने उसको कहाँ रखा है, इन सब की डिटेल्स अगर कहीं पे रखी जाती है तो वो कैटलॉग होता है।
ओके तो हम अगर यूनियन कैटलॉगिंग बनानी है तो ये भी हमारा एक बेसिक टूल है कि हम लोग नेटवर्किंग इसलिए बना रहे हैं कि जिस बुक की कैटलॉगिंग मैंने कर रखी है उस बुक की कैटलॉगिंग आप ना करें, हम लोग आपस में ही वो कैटलॉगिंग को शेयर कर सकते हैं, या सब लोग अपना एक यूनियन कैटलॉग मतलब एक ही कैटलॉग बना सकते हैं और उसी को आपस में डिस्ट्रीब्यूट या शेयर कर पाएंगे। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स की डिलीवरी आसान हो जाएगी। अगर रिसोर्स शेयरिंग जैसा मेथड हम लोग इस्तेमाल करते हैं नेटवर्किंग के माध्यम से, तो हम लोग को डॉक्यूमेंट शेयर करना या रिसोर्स शेयर करना बहुत ईजी और बहुत आसान हो जाएगा। ओके इन्फॉर्मेशन का शेयर करना या डॉक्यूमेंट शेयर करना, ये सब चीज़ें हमें आराम से मिलेंगी। सो टाइम को सेव करना है ना, अपने रिसोर्स को सेव करना, फाइनेंस को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना, ये कुछ और मेन ऑब्जेक्टिव्स हम लोग को मिल सकते हैं रिसोर्स शेयरिंग या फिर मैं कहूँ नेटवर्किंग के माध्यम से। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक फ्रेंड्स, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइब्रेरी नेटवर्किंग। वो क्या है? पहला है इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ द ऑल एक्सेस मेंबर्स। अगर हम लोग रिसोर्स शेयरिंग का मेथड इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जितने भी सर्विस यूज़र्स हैं या जितने भी हमारे रीडर्स हैं उन सब लोग को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है हमारे लाइब्रेरी के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर। कैसे? सपोज़ करिए मेरे पास लाइब्रेरीज़, मैंने अपनी लाइब्रेरीज़ में जितने भी कंटेंट्स हैं उनको डिजिटली कन्वर्ट कर रखा है या डिजिटल फॉर्म में मैंने चीज़ें कन्वर्ट कर रखी है। अब अगर सपोज़ करिए मेरे से एक ही बुक का या एक ही डॉक्यूमेंट्स के 4 यूज़र्स उनकी डिमांड करते हैं दैट सेम टाइम, तो मैं उन चारों यूज़र्स को एक बार में ही वो 4 डॉक्यूमेंट्स डिजिटली शेयर कर पाऊंगा। अदरवाइज़ अगर मेरे पास फिर सिर्फ एक फ़िज़िकल डॉक्यूमेंट रहा होता, एक फ़िज़िकल बुक रही होती, तो वो एक टाइम में सिर्फ एक यूज़र तक पहुंच पाती, जिससे सभी मेंबर्स को या तो थोड़ा टाइम लेना पड़ता या वेट करना पड़ता या फिर किसी और चीज़ों से या किसी और रिसोर्सेज से उनको अपना काम चलाना पड़ता। बट जस्ट बिकॉज कि मेरे पास चीज़ें डिजिटलाइज थी और वो यूज़र्स जो मेरे 4 यूज़र्स थे वो कहीं भी अगर किसी भी जोग्राफिकल एरिया में पहुँचे हों, इससे कोई मतलब नहीं। अगर लाइब्रेरी नेटवर्किंग का हम लोग ने इस्तेमाल किया है तो हम लोग बहुत आसानी से अपने रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। इंटरडिपेंडेंस, हम लोग एक दूसरे के साथ जो हम लोग लाइब्रेरीज़ में इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट नहीं रह जाते हैं। मतलब अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल हम लोग खुद से कर सकते हैं। किसी दूसरी लाइब्रेरीज़ में भी अगर कोई रिसोर्स हो तो हम लोग वहाँ से भी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी को क्या करता है? इंक्रीज़ करता है या बढ़ाता है कि हम लोग एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कोलैबोरेटिव हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ चीज़ों को शेयर कर सकें ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स को सेटिस्फाइड कर सकें। यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड एंड प्रोटोकॉल्स, एक फिक्स्ड तरह का स्टैंडर्ड बनाना, एक फिक्स तरह के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना, जिससे लाइब्रेरीज़ के इंफॉर्मेशंस को, डॉक्यूमेंट्स को या जो और भी रिसोर्सेज हैं उनको एक तरह से शेयर किया जा सके। अगर चीज़ें फिक्स्ड प्रोटोकॉल पे काम करेंगी या स्टैंडर्डाइज रहेंगी तो रिसोर्स का शेयरिंग करना बहुत आसान होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर सब लोगों ने एक ही तरह के कैटलॉगिंग सिस्टम को इस्तेमाल किया है या एक ही तरह के क्लासिफिकेशन सिस्टम को इस्तेमाल किया है तो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह शेयर करने में हम लोग को आसानी होगी और जो पर्सन रिसीव करेगा उन शेयर को वो भी अपने आप को बहुत अच्छे से उनको मैनेज कर पाएगा। नेक्स्ट है हमारा शेयर डिसीजन। हम लोग अगर लाइब्रेरी साइंस में देखें तो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है हम लोग को। अगर लाइब्रेरीज़ में नेटवर्किंग का फैसिलिटीज़ अवेलेबल है या लाइब्रेरीज़ डिजिटाइज हैं तो हम लोग बहुत आसानी से या इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं लोगों को आपस में डॉक्यूमेंट्स को शेयर करने की या चीज़ें क्लासीफाइड करने की। नेक्स्ट हमारा ब्रॉड बेस ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज। अगर हम लोग, जैसे मैंने आपको पहले हम लोग रिसोर्स शेयरिंग में इस चीज़ को देख चुके थे कि अगर मैं किसी लाइब्रेरी को स्टार्ट करता हूं तो उसकी लिमिटेशंस होती हैं। मैं स्पेस की लिमिटेशंस मान सकता हूं, मैं एरिया की लिमिटेशंस मान सकता हूं, मैं जोग्राफिकल लिमिटेशंस मान सकता हूं। लेकिन अगर मैं रिसोर्स शेयरिंग इस्तेमाल करता हूं तो क्योंकि मैं सभी लाइब्रेरी से कनेक्ट हो जाऊंगा, इससे मेरा लाइब्रेरी का बेस बढ़ जाएगा। मेरे पास जो रिसोर्सेज के नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज होंगे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा रीडर्स को उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग चीज़ें सर्व कर पाऊँगा। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन। चीज़ें अगर रिसोर्स नेटवर्किंग में कनेक्टेड रहती हैं, रिसोर्स कनेक्टेड रहते हैं तो चीज़ें सेंट्रलाइज हो जाती हैं, क्योंकि हमने देखा था कि हम लोग एक यूनियन कैटलॉग बनाते हैं, यूनियन क्लासिफिकेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो चीज़ें कहीं ना कहीं केंद्रीकृत हो जाती हैं, सेंट्रलाइज हो जाती हैं और उस सेंट्रलाइज चीज़ों के माध्यम से हम लोग उसका बेनिफिट इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स को सेम टाइम में उनकी इकोनॉमिकल या फिर उनकी जोग्राफिकल लोकेशंस को आराम से ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोनॉमिकल या इकोनॉमिक्स। अगर हम लोग रिसोर्स शेयरिंग मेथड को इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिकल बना सकते हैं अपने आप को, यानी हम लोग कम पैसे खर्च करके या चीज़ों को कम रिसोर्स संसाधन लगा के ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट अपनी लाइब्रेरीज़ को और अपने
रीडर्स को प्रोवाइड कर पाएंगे। इससे चीज़ें थोड़ी सी हम लोग के लिए कॉस्ट बेनिफिट रह जाती हैं, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती हैं। हम लोग एक लाइब्रेरी में कम रिसोर्स को परचेज़ करके, है ना, क्योंकि हम लोग शेयर कर रहे हैं, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने शेयर किए, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने शेयर किए, इससे मेरा जो लाइब्रेरी बेस बढ़ता है वो चीज़ें हो जाती हैं। और प्लस मुझे नए डॉक्यूमेंट्स खरीदने के लिए ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसकी वजह से हमारे लिए ये चीज़ें इकोनॉमिकल हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल रीच एंड अपॉर्चुनिटी टू फॉर फर्दर कोलैबोरेशंस। हमें इंटरनेशनल रीच मिलती है, मतलब अगर लाइब्रेरीज नेटवर्क कनेक्टेड हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में, तो मैं किसी भी स्टेट की या किसी भी कंट्री की लाइब्रेरीज़ को बहुत ईजिली एक्सेस कर सकता हूँ। और अगर सपोज़ करिए मेरे रीडर्स को कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स या ऐसे रिसोर्स की ज़रूरत है जो आउट ऑफ इंडिया कंट्री है या आउट ऑफ किसी और भी नेशंस में हो सकती है, तो मैं वहाँ से कोलैबोरेशन के माध्यम से चीज़ें अपने देश में अपने रीडर्स को प्रोवाइड करवा सकता हूँ। और इससे हमारा फर्दर अगर हम लोग कोई कोलैबोरेशन करना चाहें, एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे आकर चीज़ें डेवलप करना चाहें, तो उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ सकती है विद द हेल्प ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन और लाइब्रेरी नेटवर्किंग। नेक्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती है, क्योंकि चीज़ें हर चीज़ सेंट्रलाइज हो चुकी है, कनेक्टेड हो चुकी है, तो हम लोग एक किसी प्रॉब्लम पे, किसी एक इशू पे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाकर बहुत अच्छे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके क्लासिफिकेशन या उनका कैटलॉगिंग करना या उन पर जो भी रिसर्च करना होती है वो हमें बहुत ईजिली आराम से अवेलेबल हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये हमने देखा था कुछ हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे लाइब्रेरी के नेटवर्किंग के बारे में। लाइब्रेरी की नेटवर्किंग क्यों हो रही है, उसे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा। नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट्स। लाइब्रेरी के नेटवर्क्स को बनाने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स हमें चाहिए, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी या कौन कौन सी चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट होगी जिसकी वजह से हम एक लाइब्रेरी का नेटवर्क स्टेब्लिश कर सकते हैं। ये आप समझ सकते हैं जिस तरह से हम इंटरनेट का नेटवर्क डेवलप करते हैं, यानी इंटरनेशनल नेटवर्क अगर हमें डेवलप करना है, इंटरनेट नेटवर्क डेवलप करना है, तो हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी। हमें कुछ हार्डवेयर चाहिए होंगे, कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे, कुछ ऐसे टूल्स टेक्निक चाहिए होंगी जिससे हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें। सेम चीज़ें हमें लाइब्रेरी साइंस में लाइब्रेरीज नेटवर्क के लिए चाहिए। मतलब जो चीज़ें हमें इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए चाहिए या इन्फॉर्मेशन नेटवर्क बनाने के लिए चाहिए, वही चीज़ें हमें लाइब्रेरी नेटवर्क्स के बनाने के लिए भी चाहिए, जिसमें पहला कंपोनेंट आपको मिलेगा ह्यूमन नेटवर्क। पहले हम लोग आपस में कनेक्टेड हों। ह्यूमन नेटवर्क मतलब हम लोग ह्यूमन फेस टू फेस कनेक्टेड हों, यानी ह्यूमन से ह्यूमन कनेक्टेड हों। और इसका ये मतलब है कि मैं एज ए लाइब्रेरियन अपने रिसोर्स को शेयर करने के लिए एग्री करूं, है ना। आप कहीं के लाइब्रेरियन हैं, आप अपनी लाइब्रेरीज को के रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए एग्री करें और मैं अपनी लाइब्रेरीज को रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए एग्री करूं, और हमारा जो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनेगी, म्यूचुअल एग्रीमेंट बनेगा, उसके ही हिसाब से हम लोग अपनी लाइब्रेरीज का नेटवर्क बनाएंगे। तो सबसे पहले लाइब्रेरी नेटवर्क बनाने के लिए ह्यूमंस का नेटवर्क बनाना पड़ेगा। मतलब मेरे और आपके द्वारा हमारे बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, मेरे और आपके बीच में मतलब एक तरह का कॉन्टैक्ट होगा कि हाँ, हम अपनी लाइब्रेरीज को एक नेटवर्क के माध्यम में लाना चाहते हैं और अपने डाटा या अपने रिसोर्सेज को एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हैं। नेक्स्ट है ऑनलाइन डाटाबेस। मैंने अपनी सभी लाइब्रेरीज को एक सर्वर पे उनका डॉक्यूमेंट्स, उनकी जो भी डिटेल्स थी, बिब्लियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन थी, कैटलॉगिंग थी, वो सारी मैंने एक ऑनलाइन डाटाबेस बना रखा है। ठीक है, मैंने अपनी सारी लाइब्रेरीज का एक कलेक्शन, जो भी मेरे पास डाटा है, उसको मैंने ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म पे स्टेब्लिश कर रखा है। आपने भी कर रखा है और अदर लाइब्रेरीज ने भी कर रखा है। और जब चीज़ें ऑनलाइन आ जाएंगी, मतलब डाटा, जब इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन होने लग जाएगा, ऑनलाइन डाटाबेस बन जाएगा, तो शुरुआत होगी ऑनलाइन नेटवर्क बनाने की। ठीक है, तो सबसे पहला या सेकंड कंपोनेंट हम लोग बोल सकते हैं कि हमें अपनी लाइब्रेरीज का एक डाटाबेस बनाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन की डाटाज या डाटा एंट्री करनी पड़ेंगी कि मेरे पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, क्या क्या क्लासिफिकेशन मैंने किस तरह से कर रखा है, कौन कौन से, मतलब कैटलॉगिंग जो भी है जिस तरह से, वो मैं क्या करूँ, ऑनलाइन अपने नेटवर्क पे डाल दूँ, और फिर उसके बाद जो हम लोग नेटवर्किंग करना स्टार्ट करेंगे वो हेल्पफुल होगी हमारे नेटवर्क्स बनाने के लिए। नेटवर्किंग के लिए मैं मतलब ऑनलाइन डाटाबेस बनाने के लिए जैसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग इंडिया में एक हमारे पास नेटवर्क है जिसका नाम है डेलनेट, यानी इसको पहले दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क के बारे में या
के जैसे पढ़ते थे और अब हम लोग उसको डेवलपमेंट लाइब्रेरी नेटवर्क पढ़ते हैं या जानते हैं। तो इन्होंने क्या किया, दिल्ली के जितने भी लाइब्रेरीज़ हैं उनका एक डाटाबेस बनाया, उनका एक कलेक्शन किया और एक जगह उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर की। वैसे तरह कलकत्ता का कैलवीनेट, बॉम्बे का बॉम्बनेट, ठीक है, इस तरह से इन्होंने सब लोग ने, सभी लाइब्रेरीज़ ने, सभी मेट्रोपॉलिटन लाइब्रेरीज़ ने अपने अपने डाटाबेस बनाए और बाद में हमने इनको आपस में इंटरकनेक्ट किया, जिसकी वजह से हमें इन सभी लाइब्रेरीज़ का एक नेटवर्क बनने को मिलता है, देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर। कुछ हमें हार्डवेयर की चीज़ें पड़ेंगी, मतलब इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, जैसे हमें कंप्यूटर चाहिए होगा, प्रिंटर चाहिए होंगे, स्कैनर चाहिए होंगे, ठीक है, ऑनलाइन डाटा एंट्री करने के लिए जो भी हमारे पास रिसोर्स होंगे वो चाहिए। प्लस हमें कुछ सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे हम लोग कोहा का इस्तेमाल करते हैं, ISIS का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हमारे पास इन्फ्लिपनेट का रिसोर्स जो है वो हमारे पास अवेलेबल है सॉफ्टवेयर। तो हम लोग ऐसे कुछ हार्डवेयर और कुछ सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से हम लोग इन नेटवर्किंग का इस्तेमाल अपनी लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिर वही डाटा नेटवर्क। डाटा का, क्योंकि हमने डाटा का स्टोरेज किया था, अब उन डाटा का जो भी हमारे पास डाटा बना हुआ है उनका हम लोग क्या करेंगे, आपस में इंटरलिंकिंग करेंगे या उनकी नेटवर्किंग करेंगे, जिसके माध्यम से हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन को या कोई भी हमारी लाइब्रेरीज की इन्फॉर्मेशन को आपस में हम लोग शेयर कर पाएँ। नेक्स्ट है मेंबर्स। लाइब्रेरी के जो मेंबर्स होते हैं, लाइब्रेरी के जो स्टाफ्स होते हैं या लाइब्रेरी साइंस में जो भी रिसर्च डेवलपमेंट या ये सब चीज़ों में जो भी मेंबर्स लगे हैं, उनका भी, वो भी हमारे लिए बहुत यूज़फुल मेंबर्स होंगे लाइब्रेरीज़ के नेटवर्क को बनाने के लिए। हमने क्या पढ़ा अभी, कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं। तो लाइब्रेरी में जो ह्यूमन रिसोर्स है या जो ह्यूमन है, जो ये डाटा एंट्री करेगा, ठीक है, जो ये नेटवर्किंग बनाएगा, जो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एक जगह ला के एकोमुलेट करेगा, वो मैन या वो रिसोर्स या वो ह्यूमन रिसोर्स हम लोग को चाहिए लाइब्रेरीज़ के नेटवर्क को डेवलप करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे लाइब्रेरी नेटवर्क के कुछ मेन कंपोनेंट्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ अवर टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी नेटवर्क्स। अब हम लाइब्रेरी नेटवर्क्स को, जैसे हम लोग इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स को दे सकते हैं, हमारे पास लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। उसी तरह से हम जोग्राफिकल एरियाज़ में या अदर कैटेगरीज़ में भी लाइब्रेरी नेटवर्क्स को डिवाइड कर सकते हैं। आपकी बुक में देखिए पेज नंबर 29 में जो पहला टाइप दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ लाइब्रेरी नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल एरिया। जोग्राफिकल एरिया जैसे मैंने अभी बताया, लैन, मैन, वैन, और उसी तरह से हम लोग भी लाइब्रेरीज़ का भी नेटवर्क बनाएंगे, मतलब एक रीजनल लाइब्रेरी नेटवर्क या कह सकते हैं लोकल लाइब्रेरी नेटवर्क पहले, फिर एक रीजनल नेटवर्क, एक नेशनल नेटवर्क और फिर एक इंटरनेशनल नेटवर्क। मतलब किसी एक स्पेसिफिक रीजन की लाइब्रेरीज़ का अगर हम लोग नेटवर्क बनाएं, आपस में उनको इंटरलिंक करें, तो वो कहलाएगा रीजनल नेटवर्क लाइब्रेरी का। अगर हम लोग बहुत बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को आपस में जोड़ दें, तो वो एक तरह का मैन बन जाएगा, मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क। और उसी को हम लोग अगर लाइब्रेरीज़ को, बहुत सारी मेट्रोपॉलिटन लाइब्रेरीज़ को जोड़ दें, तो वो एक स्पेसिफिक एरिया या रीजन्स को आपस में कनेक्ट करेगा। और अगर हम लोग इसी तरह से इंडिया की सभी रीजनल लाइब्रेरीज़, इंडिया की सभी लाइब्रेरीज़ को कनेक्ट करें, तो वो एक नेशनल नेटवर्क बन जाएगा। और उसी तरह से हम पूरी दुनिया की लाइब्रेरीज़ को अगर आपस में कनेक्ट कर दें, तो वो नेटवर्क जो कहलाएगा वो कहलाएगा इंटरनेशनल लाइब्रेरी नेटवर्क। तो अगर आप देखेंगे, जैसे आपकी बुक में पेज नंबर 29 में दिया हुआ है, हम लोगों ने सिटी या मेट्रोपॉलिटन लाइब्रेरी नेटवर्क्स बनाए थे, जिसमें हम लोग पास कैबिनेट नेट, डेल नेट, ठीक है, पून नेट और बॉन नेट, ये सब चीज़ें हैं जो बॉम्बे एरिया नेटवर्क, पूना लाइब्रेरी नेटवर्क, कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क, दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क, इस तरह की हम लोग जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ थी उनका जो लाइब्रेरीज़ का नेटवर्क बनाया, उनके बारे में आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई। फ्रेंड्स, अभी हम लोग जो इसके बाद वाला 10th यूनिट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसमें बहुत डिटेल्स में इन चीज़ों को या इन जितने भी लाइब्रेरी नेटवर्क्स बने हैं हमारे, उनको हम लोग बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा रीजनल नेटवर्क्स आपने देख सकते हैं, और फिर उसके बाद नेशनल नेटवर्क। जैसे हमारे पास इंडिया में एक जो इंडिया का जो नेशनल लाइब्रेरी नेटवर्क्स है, उसको इन्फ्लिपनेट कह सकते हैं, ठीक है। वो इन्फ्लिपनेट हमारे एक तरह का नेशनल पैन इंडिया नेटवर्क काम करता है, जो लाइब्रेरीज़ को आपस में कनेक्टेड करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी नेटवर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी के बेसिस पे हमने लाइब्रेरी नेटवर्क्स को आपस में डिवाइड किया है। एक्टिविटीज़ के बेसिस पे कैसे, जैसे पहला है अम्ब्रेला और सुपर नेटवर्क। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्टिविटी के बेसिस पे। तो सपोज करिए कोई ऐसा नेटवर्क जो पूरे ऑल ओवर यूनिवर्स, ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए काम करे, वो नेटवर्क कैसा कहलाएगा, अम्ब्रेला नेटवर्क या सुपर नेटवर्क। मतलब इससे बड़ा नेटवर्क कोई और डेवलप नहीं हो सकता। और उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि पूरे वर्ल्ड की लाइब्रेरीज़ को आपस में क्या किया जाए, कनेक्ट किया जाए, इंटरलिंक किया जाए, और आपस में कनेक्ट करके रिसोर्स की शेयरिंग बहुत ईजिली से की जाए। जैसे हमारे पास है OCLC, ठीक है, ऑनलाइन कैटलॉगिंग लाइब्रेरी कैटलॉग, ठीक है। ये OCLC हमारा पूरे वर्ल्ड का, जितनी भी पूरे वर्ल्ड की लाइब्रेरीज़ हैं, ये उनको कनेक्ट करने की
कोशिश करता है या ऑनलाइन कैटलॉगिंग बनाता है, जिससे हम लोग किसी भी लाइब्रेरीज़ में या किसी भी वर्ल्ड की लाइब्रेरीज़ में कौन कौन से रिसोर्स अवेलेबल हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट है बिब्लियोग्राफिक यूटिलिटी नेटवर्क। बिब्लियोग्राफिक के बेसिस पे मतलब हमारी लाइब्रेरीज़ में कौन कौन सी बुक्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उनका एक बिब्लियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन, और उन बिब्लियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोग जो नेटवर्क बनाते हैं उसको नाम देते हैं बिब्लियोग्राफिक यूटिलिटी नेटवर्क। नेक्स्ट है ऑनलाइन सर्च सर्विस नेटवर्क। अगर हम लोग ने अपने अपने डाटाज़ को ऑनलाइन डाटाबेस बना रखा है, अपनी लाइब्रेरीज़ का ऑनलाइन डाटाबेस बना रखा है, और उस बेसिस पे अगर हम लोग किसी लाइब्रेरीज़ का नेटवर्क बनाते हैं तो वो कहलाता है ऑनलाइन सर्च लाइब्रेरी नेटवर्क। सर्विस सेंटर नेटवर्क्स, हम लोग ने जो एरिया, जिस रीजनल एरिया में, जिस लोकल एरियाज़ में सर्विस स्टार्ट की हैं लाइब्रेरी साइंस की, बहुत सारी सर्विसेज को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं इन सर्विस नेटवर्क्स में। और अगर हम लोग उन लोकल एरियाज़ के सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं अपने यूज़र्स को, अपने रीडर्स को, तो वो कहलाते हैं हमारे सर्विस सेंटर्स नेटवर्क्स या सर्विस लाइब्रेरी नेटवर्क। और नेक्स्ट हमारे पास नेटवर्क फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज। अगर हम लोग हमारे लाइब्रेरीज़ के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज हैं, हमारे पास बहुत सारी लाइब्रेरीज़ में इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कैनर का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रिंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बारकोड रीडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव या कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम इनकी सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वो हमारा कहलाता है नेटवर्किंग सब्सक्रिप्शन टू इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा एक्टिविटी एंड सर्विसेज। मतलब लाइब्रेरी नेटवर्क्स की कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं या कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, और ये कौन कौन सी हमारी सर्विसेज हमें देता है लाइब्रेरी नेटवर्क, उनके बारे में हम लोग पढ़ना चाहेंगे। जैसे इसमें पहली सर्विस हमें मिलती है वो होती है कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग। अगर हम लोग लाइब्रेरीज़ में जो कैटलॉग है, बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं, अगर नेटवर्क की आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, तो लाइब्रेरीज़ अगर आपस में कनेक्टेड हैं और वो यूनियन कैटलॉग बनाती हैं, मतलब कि लाइब्रेरीज़ में जितने रिसोर्स हैं उनकी कैटलॉगिंग करना, जैसे मैंने बताया कि आपको नाम, टाइटल, बुक टाइटल, ऑथर का नाम, ये सब लिखना। अगर सपोज़ करो मेरी लाइब्रेरी में भी वही बुक, आपकी लाइब्रेरी में भी वही बुक, और किसी थर्ड पर्सन की लाइब्रेरी में भी वही बुक, और तीनों लोग तीनों बुक की अलग अलग कैटलॉगिंग कर रहे हैं, तो 3 मैन पावर एक ही काम को 3 बार रिपीट कर रहा है। और अगर हम लोग यही करें कि इन्हीं तीनों बुक्स को एक जगह कहीं पे कैटलॉग करके रख लें, मेरी अब लाइब्रेरी में भी अवेलेबल हो जाएगा यूनियन कैटलॉगिंग के माध्यम से, यानी इंटरनेट के माध्यम से या लाइब्रेरी नेटवर्क के माध्यम से, और आपकी लाइब्रेरी में भी ये ईजिली अवेलेबल हो जाएगा, तो ये चीज़ें कहलाती हैं यूनियन कैटलॉगिंग और या फिर कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग। तो ये जो लाइब्रेरी नेटवर्क है वो हमारा बहुत बड़ा हेल्पफुल या बहुत हेल्पफुल होता है हमारे लाइब्रेरीज़ को कैटलॉग करने का या यूनियन कैटलॉग बनाने के लिए। ये हमारी पहली एक्टिविटी या सर्विसेज हैं। नेक्स्ट है डाटाबेस सर्विस। मैं अपनी लाइब्रेरी का डाटाबेस बनाता हूँ, आप अपनी लाइब्रेरी का डाटाबेस बनाइए, कोई थर्ड पर्सन अपनी लाइब्रेरी का डाटाबेस बनाए। और सपोज़ करिए मेरी लाइब्रेरी में जो बुक्स हैं वो आपकी लाइब्रेरी में हैं, तो अगर ये बुक्स का जो हम लोग डाटा बनाते हैं वो अगर आप बनाएं और मैं बनाऊं, तो 2 लोग आपस में काम कर रहे होंगे। इसी को अगर हम लोग मर्ज कर दें तो ये हो जाएगा क्या, डाटाबेस की सर्विस। मतलब मैं अपना डाटाबेस बना रहा हूँ और जो बुक्स आपके पास है आप भी उसकी कैटलॉगिंग कर रहे हैं, उसका क्लासिफिकेशन जिस तरह से कर रहे हैं, तो हम लोग एक दूसरे की हेल्प करके या एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके अपना एक यूनियन डाटाबेस बना सकते हैं, यूनियन कैटलॉग बना सकते हैं। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज। डॉक्यूमेंट की डिलीवरी करना ऑनलाइन के माध्यम से, जैसे हम लोग इन्फॉर्मेशन की डिलीवरी करते हैं उसी तरह से हम लोग डॉक्यूमेंट्स की डिलीवरी करेंगे। मेरे पास कोई एक बुक है, उसकी PDF अवेलेबल है, मैंने आपको उसको फॉरवर्ड कर दिया लाइब्रेरी नेटवर्क के माध्यम से, और आपके पास कोई ऐसा रिसोर्स था जो ऑनलाइन था, ऑनलाइन बुक थी या डिजिटल बुक्स थी, आपने ये वो डिजिटल कंटेंट मुझे शेयर कर दिया, तो जो ऑनलाइन सर्विस होती है वो कहलाती है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस। नेक्स्ट है इंटर लाइब्रेरी लोन। हम लोग को अपनी लाइब्रेरीज़ में बुक्स का, डॉक्यूमेंट्स का, रिसोर्सेज का आदान प्रदान करना है या शेयर करना है। मेरे को अपनी लाइब्रेरी की रिसोर्स आपको मैंने कुछ दिन के लिए लोन पे दी थी, ठीक है, और फिर बाद में उसको मैं वापस ले लूँगा। तो ये जो रिसोर्सेज का शेयरिंग करना होता है वो किसके मदद से, किसकी हेल्प से हो सकता है, लाइब्रेरी नेटवर्क की मदद से चीज़ें आराम से हो सकती हैं। नेक्स्ट है शेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक रेफरेंसेस ऑब्लिक रियल टाइम रेफरेंस सर्विस। रियल टाइम रेफरेंस सर्विस, सपोज़ करिए मेरे पास कोई पर्सन है जिसने मुझसे किसी डॉक्यूमेंट की या किसी इन्फॉर्मेशन की डिमांड की, बट मेरी लाइब्रेरी में वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है। मैंने तुरंत
किसी और लाइब्रेरीज़ में जो मेरे साथ लाइब्रेरी में कनेक्टेड था, मैंने उसी समय जिस समय ही रीडर ने मुझसे मांगा उसी समय मैंने रियल टाइम में उसको रेफरेंस दिया आपकी लाइब्रेरी का, किसी और लाइब्रेरी का जहाँ पे ये रिसोर्स अवेलेबल था। तो रियल टाइम अगर सपोज़ करिए नेटवर्किंग नहीं होती, मुझे पता ही नहीं होता कि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है या नहीं, तो मैं उनको आपके पास भेजता, आप बोलते नहीं मेरे पास नहीं, उनके पास चले जाओ, तो वो उनके उस लाइब्रेरी में जाते, वहाँ पर अवेलेबल नहीं होती। तो ऐसे में रीडर का या जो हमारे सर्विस यूज़र हैं उनका बहुत ज़्यादा टाइम लॉस होता। इसलिए मैंने जैसे ही उन्होंने मुझसे कोई सर्विस मांगी, मैंने रियल टाइम में आपसे कांटेक्ट करके चीज़ें कंफर्म की कि आपके पास ये रिसोर्स अवेलेबल है या नहीं, और मैंने उस रीडर को या उन यूज़र को आपके पास रियल टाइम में भेजा। तो ये कहलाता है रियल टाइम रेफरेंस सर्विसेज। कलेक्टिव एक्विजिशन रिसोर्स, हम लोग रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में एक साथ एक्वायर कर सकते हैं या उनका एक्विजिशन कर सकते हैं, ये कहलाता है कलेक्टिव एक्विजिशन। मतलब बहुत बड़े बड़े रिसोर्सेज को, डाटास को एक जगह एक साथ एक्युमुलेट करना या एक्वायर करना एक्विजिशन कहलाता है। ओके, शेयर्ड कोड कलेक्शंस, हम लोग अपने जो कोर कलेक्शंस हैं, हमारे जो डाटाबेस है उसको हम लोग बहुत इजीली आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको नेक्स्ट आपके इसमें मिलेंगी। ट्रेनिंग ऑफ यूज़र्स एंड लाइब्रेरी स्टाफ, अपने लाइब्रेरीज़ के स्टाफ्स की ट्रेनिंग और उनके जो हमारे यूज़र्स हैं, यूज़र्स को किस तरह से बहुत अच्छे से बुक्स का इस्तेमाल करना चाहिए, या हमारे जो ट्रेनी हैं, स्टाफ्स हैं, उनको किस तरह से हमें ट्रेन करना चाहिए, चीज़ों को बहुत अच्छे से सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके बारे में गाइडेंस करना, उनकी ट्रेनिंग कराना, ये सब चीज़ें आपको मिल सकती हैं। तो फ्रेंड्स, मेनली मोटा मोटी हम लोग यही बात कर रहे थे कि किस तरह से एक लाइब्रेरी नेटवर्क हेल्प कर सकता है, या वो कौन कौन सी सर्विसेज, एक्टिविटीज़ को प्रोवाइड कर सकता है एक लाइब्रेरीज़ में। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक यूनिट नंबर 9, जिसमें हमने लाइब्रेरी नेटवर्क्स के बारे में पढ़ा था। इसमें मेनली कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे लाइब्रेरी नेटवर्क के बारे में पूछे जाते हैं, उनकी डेफिनेशन या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप याद कर लें तो आपको बहुत आसानी होगी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस को लिखने की। और जो इसके बाद वाला यूनिट नंबर 10 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने इंडिया में जितने भी लोकल नेटवर्क्स या इंटरनेशनल जितने भी नेटवर्क्स बना रखे हैं लाइब्रेरी नेटवर्क्स, उनके बारे में हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे, थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा आप लोग को विजुलाइज़ करा सकूँ कि जो नेटवर्क्स हम लोग ने बनाए हैं उनको किस तरह से करें। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज की चीज़ें समझ में आई होंगी, लाइब्रेरी नेटवर्क्स के बारे में आपने चीज़ें अच्छी समझी होंगी। ये जो चैप्टर है लाइब्रेरी नेटवर्क्स और रिसोर्स शेयरिंग, आप उसको कोशिश करिए कंबाइन करके पढ़िए, चीज़ें आपके लिए समझने में या अंडरस्टैंडिंग बनाने में आपके लिए आसानी होगी। और इसके बाद वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये 2 चैप्टर्स क्लियर होंगे, उनका कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, तो लाइब्रेरीज नेटवर्क हम लोगों ने अब उसका प्रैक्टिकल करने जाएंगे। मतलब जो भी हमने रिसोर्सेज पढ़े थे उनका आगे प्रैक्टिकल होगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पे, आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बन रही होगी, क्लासेस आपको सही लग रही होंगी। फिर भी आपके कोई सुझाव हों तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में वो चीज़ें हमसे शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए कंप्यूटर चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए वीडियोस को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।